नमस्कार दर्शकों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस अंक में हमने हमारे द्वीप समूह की एक ऐसे शख्सियत को आमंत्रित किया है जो एक वर्सटाइल सिंगर है, रिनाउंड चेस प्लेयर है और साथ ही साथ वर्तमान में एपीडब्ल्यूडी में एज ए जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। जी हाँ, शैलेंद्र सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं यहीं अंडमान से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग मॉडल स्कूल में ही मैंने अपने अधिकतर पढ़ाई वहीं की है। उसके बाद में इंजीनियरिंग का सीट मिला था, उसके बाद में तमिलनाडु में जाके मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और 2001 का बैच में मैंने एपीडब्ल्यूडी ज्वाइन किया और पिछले 23 साल से मैं एज ए जूनियर इंजीनियर एपीडब्ल्यूडी में काम कर रहा हूँ। फ़िलहाल मेरा पोस्टिंग हम्फ्रीगंज गुप्तापाड़ा इस एरिया में है और मैं रोड सेक्टर देख रहा हूँ, रोड और बिल्डिंग्स देख रहा हूँ और मेरा जो घर है वो जंगली घाट में है। जी जी। और मेरे 2 बेटे हैं, वाइफ है और मदर हैं, इनके साथ मैं जंगली घाट में रहता हूँ। तो शैलेंद्र जी, एपीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है इसमें पिछले 10 वर्षों से आप जो है जल आपूर्ति क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत रहे, तो इस बारे में आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी रही इसके बारे में जानना चाहेंगे। एपीडब्ल्यूडी में वाटर सप्लाई सेक्टर में जो हमारा पीएचईडी डिवीजन में मैं 2006 से लेके 2015 तक था जी। तो एक बहुत लंबा पीरियड मैंने अपना सर्विस का वहाँ बिताया है और बहुत अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो पीरियड। और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में जैसे रेटलैंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हुआ और एक 25 मिलियन लीटर्स कैपेसिटी का लंबा लाइन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम था। उसी तरह आपका धनीखाड़ी डैम से लेके पोर्ट ब्लेयर तक का एक नया पाइपलाइन को लेइंग का एक काम था। इस तरह कुछ बहुत प्रेस्टिजियस वर्क है जो हमको करने का मौका मिला और जिसमें मतलब मेरे सीनियर्स, मेरे ऑफिसर्स ने मेरे पर कॉन्फिडेंस जताया और जिसका वजह से बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मेनली वाटर सप्लाई में जो मैंने जो पीरियड जो बिताया। जी जी। तो वो सर्विस पीरियड में वो जो 10 साल यादगार रहेंगे, बहुत अच्छा पीरियड रहा। कहने का तात्पर्य है कि काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा और इसलिए आप काफ़ी कामयाब रहे। जी जी जी। तो शैलेंद्र जी, 2015 में आपको जो है द बेस्ट इंजीनियर अवार्ड से भी नवाजा गया था, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। वही मैम, मैंने जो पीरियड जो 2006 से जो 2015 तक जो मैंने काम किया था वाटर सप्लाई सेक्टर में, और वो तो अकेले से तो होता नहीं, वो एक टीम वर्क है। जी। तो भगवान का आशीर्वाद और जो हमारी जो ऑफिसर्स का जो कॉन्फिडेंस था उसके बल पे जो भी कर पाया काम जी। तो उसके बाद में मेनली जो है हमारा रेटलैंड प्रोजेक्ट और ये जो 25 मिलियन लीटर्स कैपेसिटी का जो ट्रीटमेंट प्लांट था, वो सब वर्क के लिए मुझे बेस्ट इंजीनियरिंग अवार्ड मिला 2015 में। तो इसके अंतर्गत और कौन कौन सी उपलब्धियां रही? और बेसिकली हमारा जो वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो भी काम रहते हैं, जैसा एक नॉर्मल एक वाटर सप्लाई करना है, एक एरिया में आपका जो ट्रीटेड वाटर मिलना है, साफ पानी मिलना है, अच्छा। सबको बराबर पानी मिलना है, अगर कुछ नए पानी का कुछ सोर्स मिलते हैं तो उनको ढूंढना है। इस तरह काम का जो बहुत अलग अलग तरह के काम रहते हैं इसमें। तो मैंने उस पीरियड में कई जगह ट्रीटमेंट प्लांट्स का काम किया है, कई जगह ओवरहेड वाटर टैंक्स बनाए हैं। तो वो जो 10 साल का जो पीरियड था बहुत अच्छा भी था और हमारे जो उस वक्त के जो जितने भी हमारे जो सर्स लोग थे और ऑफिसर्स थे, अभी बहुत लोग रिटायर भी हो चुके हैं। तो वो जो पीरियड है वो हमेशा यादगार रहेगा मेरे लिए। जी। और हाल ही में 2021 में जो है आपको जल जीवन मिशन का जो टारगेट रहा, उसके जो अचीवमेंट्स थे, उसके लिए भी हमारे द्वीप समूह के उपराज्यपाल जी से आपको जो है प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। जी, जल जीवन मिशन में हमने ऑल ओवर इंडिया में हमारा अंडमान निकोबार तीसरा पोजीशन में कंप्लीट किया था, जो टारगेट अचीव करना था। तो वो भी एक टीम वर्क था, उसमें पूरा एपीडब्ल्यूडी का पूरा जितना भी यूनिट्स थे हमारे, जितने जेई से लेके सारे जितने लोग भी थे, और
सबका उसमें योगदान रहा है। और मेरा जो काम था कि सारा जो डेटाज है उसको मॉनिटरिंग करना है और उसको फीड करना था। अच्छा। मेरे पास भी कुछ स्टाफ्स थे जो दिन रात मेहनत किए थे। तो उसके बाद में और हमने जो अपना टाइम में अपना जो टारगेट अचीव किया उससे खुश होके एलजी सर ने हमने सम्मानित किया। तो ये भी, इसका भी पूरा श्रेय हमारा पूरा टीम को जाता है। हाँ। अकेला मेरे को नहीं जाता है। जी जी। और वो भी हमारे लिए उपलब्धि थी हम लोग के लिए। बिल्कुल सही बात है, सम्मानित होना किसी उपलब्धि से कम नहीं होता। चलिए प्रोफेशनल से अब आते हैं आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की ओर। हमने सुना है आप एक रिनाउंड चेस प्लेयर भी है, तो इसका शौक कैसे रहा आपको? बचपन से ही चेस खेलने का शौक था या फिर? चेस में मेरा इंटरेस्ट बचपन से था मैम। और मैंने जो चेस खेलना जो सीखा था मेरे चाचा जी उनसे सीखा था। और उसके बाद में जब स्कूल से कॉलेज गया मेनलैंड में, तो कॉलेज में भी मैंने वहाँ में चेस खेला और अपना हमेशा कॉलेज में चैम्पियन रहा। उसके बाद में वहाँ में भी इंटर कॉलेज कुछ टूर्नामेंट्स होता था तो उसमें भी पार्टिसिपेट करता था। उसके बाद में यहाँ में आके जॉब में आके बिजी हो गया था। 2010-11 में मैंने प्रॉपर यहाँ का जो अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन है उनके साथ जुड़ के अच्छा प्रॉपर फिर अपना तैयारी करना शुरू किया। और 2011 से अभी तक जो भी है कुछ भी टूर्नामेंट्स होता है तो हम अंडमान को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। तो पहला जो इवेंट था 2011 में नेशनल्स के लिए गए थे हम लोग। उसके बाद से बीच में कुछ 1-2 साल का गैप होगा, लेकिन उसके बाद में से कंटिन्यू अभी तक चेस को बिल्कुल सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। मेरे बेटे भी फॉलो कर रहे हैं। अभी जस्ट लास्ट मंथ विजयवाड़ा में एक टूर्नामेंट अटेंड करके आए हम लोग, जिसमें क्लासिकल मोड में भी एक टूर्नामेंट था, ब्लिट्स होता है एक और एक रैपिड मोड होता है। तो वो वाला भी अटेंड करके आए। और उसमें मेरा जो छोटा बेटा है रोहन, उसको उसका एक जो रेटिंग है वो भी अपना ओपन करके आया वो फिलहाल जी। तो चेस से तो हम लोग सुबह शाम जुड़े हुए हैं। जी जी। तो यहाँ एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे कि आप एक रिनाउंड चेस प्लेयर है, तो क्या लगता है आपको, जैसे कि आपने बताया कि आपके 2 बच्चे हैं और वो भी चेस खेलते हैं, तो क्या लगता है कि जो हमारे अंडमान के बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको कितना अपने बच्चों की आदतों की ओर ध्यान देना चाहिए? जो चेस का जैसा है मैम, हमारा जो आज का जो स्टेटस है जी, आज का जो स्टेटस है हमारा चेस का जो अंडमान में जी, वो 10 साल में पूरा का पूरा कायाकल्प हो चुका है। अच्छा। क्योंकि जब हम लोग 2011-12 से उस वक्त में जब चेस खेलते थे, हर चीज़ का अभाव था। हर एक चीज़ का अभाव था, प्लेयर्स से लेके फैसिलिटीज से लेके हर चीज़ का अभाव था। लेकिन अभी जो हमारा जो अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन जो है, जो अभी काम कर रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उसमें जो जितने भी लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, सब के सब डेडिकेटेड काम कर रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हम जो नोटिस किया है 2018-19 से लेके टिल डेट, हमारा अंडमान में चेस का जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है। अच्छा। बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। और इनका जो चेस एसोसिएशन का जो हमारा सेक्रेटरी है नीलैया सर है, वो भी बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं। प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट, तीन वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा। और प्रेसिडेंट है। और जो पूरा का पूरा जो अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन की जो टीम बोले तो जैसा अगर कुछ टूर्नामेंट्स कराते हैं तो वहाँ के जो आर्बिटर्स रहते हैं, बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ रहते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा मेनलैंड में भी इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में इतना डेडिकेटेडली काम करने वाले लोग को हमने तो नहीं देखा। अच्छा। तो इसका पूरा श्रेय जा रहा है कि हम वो अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन का अभी का जो स्टेटस का वजह से हमारा आइलैंड्स में चेस का बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मेरे हिसाब से हर एक 7 या 8 बच्चों में से एक बच्चा को इंटरेस्ट आ रहा है चेस खेलने के लिए। और टूर्नामेंट्स में ऐसा भी हो रहा है कि एंट्री इतना ज़्यादा आ रही है कि वो जो वेन्यू छोटा पड़ रहा है। अच्छा। तो ये सब बहुत अच्छा साइन है चेस के लिए। आज से 10 साल पहले एक इंटरव्यू में मैंने बोला था और इन रेडियो में कि हमारे यहाँ में चेस का बहुत फैसिलिटीज़ का अभाव है। अगर एक प्लेयर अगर चाहता भी है तो उसको कोचिंग प्रॉपर नहीं मिल सकता, क्योंकि हम लोग इतना दूर में रहते हैं। लेकिन आज
कोचिंग क्लासेस भी शुरू हो गए हैं और बहुत तरह से सपोर्ट भी मिलने लग गया है, स्पॉन्सर्स भी आगे आए हैं, तो बहुत अच्छा साइंस दिख रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी काफ़ी कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि उनकी मेमोरी शार्प होगी इससे और वो एक स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने बताया हमारे द्वीप समूह के बारे में, अगर हम बात करें दूर दराज क्षेत्रों की, इंटर आइलैंड्स की, तो आपका जो चेस एसोसिएशन है वो उनके ऐसे क्या प्रयास हो रहे हैं कि वहाँ के बच्चे भी जो है इसमें आकर्षित हो सके? ये चेस एसोसिएशन ने अपना उस एंगल में भी काम किया है। उन्होंने वहाँ हर एक आइलैंड में कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव रख लिया है चेस के लिए। अच्छा। और बीच बीच में कुछ कुछ टूर्नामेंट्स भी कराते हैं जहाँ में वहाँ जाके टूर्नामेंट होता है। अच्छा, इंटर आइलैंड में, जैसे डिगलीपुर हो गया और इस तरह दूर दराज एरिया में भी जाके टूर्नामेंट्स कराते हैं। बम्बू फ्लैट हो गया उस तरफ, तो कोशिश जारी है। और बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें तो यहाँ तक कि आपका निकोबार से भी लोग आके यहाँ में खेल चुके हैं अभी। आपकी अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें एक सिंगिंग भी आपका जो है हॉबी है, आप एक वर्सेटाइल सिंगर है, तो गाने का शौक कैसे लगा आपको? गाने का शौक तो सभी को होता है मैडम। हाँ, एक छोटा सा गायक कलाकार तो हर किसी के अंदर होता ही है। सबके अंदर होता है, और हम भी बचपन से गाने का शौक तो था जी, और वो ऐसे ही चलता था। स्कूल में कभी गाया तो गा लिया, कॉलेज का ऑर्केस्ट्रा में भी था। फिर उसके बाद जब जॉब हुआ और यहाँ आके पोस्टिंग मेरा बाहर था, तो उस वक्त गाने में इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन 2014 में एक तरह से मेरा एंट्री हुआ सिंगिंग लाइन में। अच्छा। तो सिंगिंग लाइन में एंट्री हुआ तो 2014 से टिल डेट 10 साल से गाना गा रहा है। अलग अलग स्टेज में गाने का मौका मिला और अभी वो जर्नी चल ही रहा है। अच्छा। अभी रुका नहीं है। तो जैसे कि आपने बताया गाने का शौक रखते हैं, आपने मंच में भी जो है अपनी प्रस्तुति दी है, तो आपका फेवरेट जो है गायक कलाकार कौन? मैंने गाने की शुरुआत मैम किशोर कुमार के सॉन्ग से किया है। अच्छा। और आज भी उनको ही मैं फॉलो करता हूँ। और उसके बाद में बाकी कई सिंगर्स का सॉन्ग्स गाते हैं, जैसे अमित कुमार, मोहम्मद रफ़ी, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, गज़ल हो गया तो गुलाम अली का गज़ल। अच्छा। पंकज दास जी, मतलब सब कुछ, क्योंकि कोई जगह सीमित रहना पसंद नहीं करता। हाँ। जितने अलग अलग सिंगर्स हैं उनको कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा जो आइडल है वो किशोर कुमार जी ही हैं। जी जी। तो जैसे कि एक वर्सेटाइल सिंगर है आप, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को चंद लाइनें आप कुछ गुनगुनाएं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। काफ़ी अच्छा रहा। और पुराने गानों की तो फिर बात ही कुछ और होती है। तो किशोर कुमार के अलावा अभी आप किन्हें फॉलो कर रहे हैं? किशोर कुमार के अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना अभी 2 साल से उनका टच में भी कोशिश कर रहे हैं। और कुमार शानू जी है, उदित नारायण है, और अभिजीत है, सोनू निगम है, सभी के गाना कोशिश करते हैं और उसको गाने निभाने की कोशिश करते हैं। तो आपने कहीं से सीखा है, किसी गुरु से? नहीं, प्रॉपर सिंगिंग तो कभी भी नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन बस अपने आप से सीख के, और बाकी जो सीनियर सिंगर्स है, गुरुजी जो है जो सिंगिंग लाइन में है, अच्छा, उनसे कुछ कुछ सीखने मिलते रहता है। तो बस हम लोग उसी तरह, जैसे अभी मेरा पिछला 2 साल से मम्मी सर के साथ अच्छा एसोसिएशन जी के मम्मी जी, तो उनके पास जाके ही मैंने रफ़ी साहब का सिंगिंग शुरू किया। अच्छा। 2 साल से उनके साथ कई प्रोग्राम्स रफ़ी साहब को लेके किए। उसी तरह आशीष दा हमारे हैं जुमूर कल्चरल सोसाइटी के प्रेसिडेंट, उनके साथ रह के हमने किशोर कुमार के मैक्सिमम प्रोग्राम्स किया है। हमारा K2 फैन क्लब है। तो
इस तरह सीखने का काम भी होता है और अपना म्यूजिक भी चल रहा है। ये तो आपने लेकिन काफी प्रॉपर सही कहा। हाँ। लेकिन प्रॉपर इसके लिए ट्रेनिंग नहीं ली, और वो कमी जो है वो ना हो, इसलिए मैंने अपने दोनों बेटों को म्यूजिक क्लास ज्वाइन कराया है और वो अपना प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं। चेस में भी इसी तरह और म्यूजिक में भी ऐसे कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि मोहम्मद रफ़ी जी को भी आप गाते हैं, तो हम चाहेंगे कि मोहम्मद रफ़ी की कोई गाया हुआ गीत आप हमें सुनाएं। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर। बहुत खूब। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप जेई है, वर्किंग भी है और साथ ही साथ आप इतने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी जुड़े हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे किन लोगों का श्रेय जाता है? श्रेय तो हर चीज़ में ऐसे कई लोग हैं जिनके बिना आपका कोई भी सक्सेस कंप्लीट नहीं होता है। जी, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा एकेडमिक्स में जो प्रोफेशनल लाइन में हमारा जो भी ऑफिसर्स है जिन्होंने मेरे पर कॉन्फिडेंस रखा और ऐसे काम मैं कर पाया, उसी तरह जैसे सिंगिंग है तो अपना मेहनत के साथ साथ जिन लोगों से हम लोग जुड़े रहते हैं, जिन लोगों का सपोर्ट हमको पसंद करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, उसी तरह उन सब का सपोर्ट के बिना हम लोग कहीं नहीं जा सकते। उसी तरह चेस में जैसा है, चेस में खाली अपना मेहनत नहीं होता, जो लोगों से जो भी अपना जो उस फील्ड में जो अच्छा स्थान रखते हैं उनके साथ खेलना, उनके साथ सीखना, तो क्रेडिट सबको जाता है। तो मेरा जो सक्सेस में क्रेडिट वाले तो बहुत है, लेकिन ओवरऑल जो क्रेडिट है वो मेरे हिसाब से मेरे वाइफ को जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर बहुत पेशेंस है और वो ये सब चीज़ के लिए जो अपना काम के लिए भी टाइम निकालना, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चेस हो गया, सिंगिंग हो गया, इसके लिए टाइम निकालना, तो ये सब चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो एक पेशेंस के साथ एक इंसान चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो कोई भी आदमी इतना फ्रीली नहीं कर सकता काम। तो उसका श्रेय तो मेरी वाइफ को जाता है। मीरा उसका नाम है। और 2021 में मेरे को कोविड का एक बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुआ था। अच्छा। सेकेंड वेव में। तो यहाँ पे यहाँ का जो SOP जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में था कि जब तक ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो जाएगा एडमिट नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं होगा, ये सब रेस्ट्रिक्शंस था। तो मेरे को जो 5 मई को जो हमको फीवर आया था, तो वो ऐसे करते करते 7-8 दिन घर में रह के मेरा इन्फेक्शन भी बहुत बढ़ गया था, और उसके बाद में मतलब मेरा इन्फेक्शन का लेवल रेट बहुत बढ़ गया था, और उसके बाद में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। अच्छा। तो मुझे ऑक्सीजन दे के एडमिट किया गया था। उसके बाद में कोविड का टेस्ट होने के बाद जब तक मेरा एडमिशन हो जाता, मेरा लंग्स 72% डैमेज हो गया था। ओके। जो बहुत हाई है। तो बिना ऑक्सीजन के हम बिल्कुल भी नहीं रह सकता था, और बड़ा जो ऑक्सीजन सिलेंडर है 2.5 घंटा में ख़त्म हो जाता था। वो सिचुएशन में जब मेरे को कोविड वार्ड में लेके जाया गया, तो मेरी वाइफ वो मेरा साथ आई। अच्छा। उसका भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था उस वक्त, जो है अबव 45 एंड अबव का वैक्सीनेशन हो चुका था। अच्छा। तो 45 से नीचे वाले लोग हम लोग रह गए थे। अच्छा। तो उसमें इन्फेक्शन हमको हो गया, और वाइफ का भी वैक्सीनेशन नहीं था। वो बस खाली एक N95 का एक मास्क लगा के मेरे साथ हॉस्पिटल में आई, और 17 दिन बिताई। इतना इन्फेक्शन के बीच में इतना प्रॉब्लम देखे हम लोग, इतना मौत देखे। तो वो सिचुएशन जो है, मतलब जो हम ऑलमोस्ट मौत को अपना आँख के सामने देख चुका है, फेस कर चुके हैं। अच्छा। क्योंकि ऐसा भी सिचुएशन आ गया था कि अगर कुछ और देर हो जाएगा तो मतलब मेरा जो शुरुआत के जो 2-3 दिन था, जो मेरा इतना सीवियर था जो कंडीशन, कि अगर और कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो मेरा बचना मुश्किल था। अच्छा। फिर हमको टाइम से वो रेमडेसिविर का
डोज भी दिया गया, ऑक्सीजन का कमी था, सिलेंडर मिल नहीं रहा था, ऐसा बहुत तकलीफ था जो आपको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जी, आप काफी भावुक हो रहे हैं जी। तो उसके बाद में वो सारा चीज फेस करने के बाद में जैसे तैसे करके 17 दिन के बाद में मतलब जिंदा वहां से निकल के आया, जिसका मतलब वो कभी भी श्रेय उसी हो जाता है। अच्छा। तो ऐसा टाइम भी हम देखा है। तो आज मौका मिला है कि आप लोगों के सामने शुक्रिया कह सके इस कार्यक्रम के माध्यम से जी। तो और अब यहाँ पर ये बात भी जानना चाहेंगे, कहते हैं ना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है, तो ऐसे में आपके लिए ये कहावत काफ़ी सही बनती है, का एक पुनर्जन्म हुआ है आपका। शैलेंद्र जी, जैसे कि आपका काफ़ी फील्ड वर्क रहता है इंजीनियरिंग के दौरान, तो ऐसे में संगीत आपको कितना सुकून प्रदान करता है? संगीत तो मैम ये तो अभी तो ये चीज़ बिल्कुल नोन फैक्ट हो गया है कि संगीत हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक लिविंग बीइंग को चाहिए, उसको ज़रूरत होता है। और अगर हम लोग आज का दौर का बात करें, आज का जो कंडीशन बात करें, तो जो ये है हमारा जो संगीत, अगर आप एक दिन में अगर 15 से 20 मिनट भी अगर आप संगीत सुनती है, हाँ। तो आपका जो माइंड को वो रिलैक्स करता है, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। अच्छा। और आपको जो सबसे जो मेन जो रिक्वायरमेंट है आजकल का जो डेली रूटीन में, हाँ। जो है, जो एक रिलैक्सेशन जो चाहिए हर एक इंसान को, वो संगीत से बेहतर कुछ कोई नहीं दे सकता। तो अगर आप संगीत से जुड़िए तो आप ठीक रहोगे, मतलब अच्छा। अगर हेल्थ वाइज भी सोचेंगे तो आप ठीक रहोगे। अगर आप गाना गाते हो, गाना में अगर इंटरेस्टेड है, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। आप कैसा गाते हैं ये मैटर नहीं करता है। अगर आप एक दिन में 15 से 20 मिनट अगर कुछ गाते भी हैं, तो वो भी आपके लिए, आपके लंग्स, आपका फेस के लिए, आपके ब्रेन के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा है। तो मेरा तो यही बोलना है कि जो भी संगीत को प्यार करते हो तो है, और जो नहीं करते उनको भी संगीत से प्यार करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपने काफ़ी सही कहा कि इस बिजी शेड्यूल के दौरान अगर हम संगीत सुन ले, अपना मनपसंद संगीत, तो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं हम। तो जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि गज़ल का भी आप शौक रखते हैं, तो हम चाहेंगे कि 2 लाइन आप गज़ल भी थोड़ा सा गुनगुना दें। पंकज उधास जी का डेथ के बाद में हमने एक प्रोग्राम रखा था, उनको श्रद्धांजलि दी थी जी। तो उसका 2 लाइन गा देते हैं। बिल्कुल। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, जब तबीयत किसी पे आती है, जब तबीयत किसी पे आती है, मौत के दिन करीब होते हैं, मौत के दिन करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं। बहुत खूब। पंकज उधास जी का गाया हुआ गज़ल जब हम सुनते हैं तो इतना सुकून मिलता है हमें कि नींद ना आए तो भी अगर उनकी गज़ल हम सुन ले तो नींद आ जाती है ना, इतना सुकून होता है। तो चलते चलते शैलेंद्र जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को मेरा बस यही कहना है कि आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना जितने जो आजकल का जो दौर चल रहा है, इसमें टाइम निकालिए अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालिए, अपना हेल्थ में ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका हेल्थ आपका साथ में नहीं है तो बाकी सब कुछ बिल्कुल बेमानी हो जाता है। आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो आपका सर्विस, अपना काम में उसका असर पड़ेगा, और जो भी आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो उस पर ध्यान दीजिए, और
हम यहाँ आपके सामने बैठा है, तो उसके लिए हम अपनी तरफ से थैंक्स देना चाहेगा कि जैसे आपको मैंने बताया था कि मैंने कोविड में सब चीज़ फेस किया है और वो मतलब मौत को देख के आया है। तो उस वक्त हम वो कोविड के टाइम में जो डॉक्टर्स थे, जो वहाँ के जो नर्स, वार्ड बॉय, किसी को भी चेहरा नहीं देख पाया। अच्छा। उनका खाली आंख ही देख पाया था, ऐसा सिचुएशन था। तो इस प्रोग्राम का माध्यम से हम उन सबको थैंक्स बोलना चाहेगा जिसने भी मेरा ख्याल रखा। और सिंगिंग का लाइन में जो मेरे को इंट्रोडक्शन जिन लोगों ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि आज जो हम हैं उनका नजरिया का वैसे ही है। अच्छा। एक हसन भैया एक है, वो भी एक बहुत पुराने सिंगर है। मदन गुप्ता एडवोकेट हैं। राकेश सिंह पुलिस में है, वो इंस्पेक्टर हैं। तो ये मदन भैया और राकेश सिंह, इन दोनों ने मुझे गाता सुन के हसन भैया को बोल के अच्छा हमको एक इंट्रोड्यूस कराया कि भाई इसको गवाओ, ये अच्छा गाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे स्टेज मिला। स्टेज मेरा बैंगलोर का एक सृष्टि कल्चरल ग्रुप है, उसका जो करता धरता हम लोग एक शशिधरन राय बोल के एक सर है, वो भी पहले अंडमान में पहले विजय बैंक में काम करके जा चुके हैं। उनके शो में हमको पहला चांस दिया गया। अच्छा। और उसके बाद मेरा जर्नी शुरू हुआ म्यूजिक में। तो हमेशा कभी भी हम उन लोग का हमेशा से उनका थैंकफुल रहेगा कि मेरे को ये लाइन में हम लाए। उसी तरह चेस के बारे में बोलते वक्त मेरा एक मेंशन रह गया। बिल्कुल। दिनेश सर, एक दिनेश सर हमारा चेस का फेस है। अच्छा। अंडमान का फेस है वो एक इंटरनेशनल आर्बिटर हैं। वो यहाँ में हार्वर्क्स में जॉब करते थे और उसके बाद में उसके बाद में उनका भी रिटायर होके केरला वापस चले गए। तो वो दिनेश सर जो है, अंडमान का जो चेस का जो सबसे लो फेस था, वो फेस में भी चेस को जिंदा रखे थे। हम लोग जंगली घाट मंदिर के पास में एक छोटा रूम था, वहाँ हम लोग जाके घंटों चेस खेलते थे उनके साथ। और उनके साथ और एक इंसान था जो बहुत ही अच्छा प्लेयर था, जो हम लोग मिस करते हैं आज भी, मोहन राव बोल के एक बहुत अच्छा प्लेयर थे। अच्छा। उनका डेथ हो गया। इसी तरह तिरुपति से हम लोग कोई टूर्नामेंट खेल के वापस आते वक्त उनको हार्ट अटैक हो गया था ट्रेन में। तो वो बच्चे लोगों को कोचिंग भी देते थे उस वक्त। तो ये सब लोग को याद करना, अगर भूल जाना तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो दिनेश सर जो है वो अभी हम लोग साथ में नहीं है, लेकिन जो जब भी चेस का नाम हम लोग लेंगे तो उनका नाम जरूर लेंगे हम लोग। तो दिनेश सर को भी थैंक्स, हमको सिंगिंग में लाइन में जो भी लाए उनको थैंक्स, हमको पसंद करने वाले लोगों को थैंक्स, सबको थैंक्स। तो शैलेंद्र जी, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने हमें ये बात बताई कि लाइफ में आपको जिन चीज़ों में रुचि है उसे हमें बनाए रखना चाहिए। इससे आप स्वस्थ भी रहते हैं और खुशहाल भी रहते हैं। तो भविष्य में आगे चलकर आपके जो बच्चे हैं वो इस द्वीप समूह का नाम रोशन करें। आप भी ऐसे ही हमारे द्वीप समूह का नाम रोशन करते रहे इसी विचार के साथ। दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब चाहेंगे इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।